हमारे साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और नेता सचिन सावंत हैं। सचिन, सबसे पहला सवाल कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ युति कर चुके हैं, गठबंधन कर चुके हैं चुनाव के पहले, लेकिन सीट शेयरिंग कहाँ पर है, कितनी सीट उन्होंने आपको वापस कर ली, तो उसको लेकर एक असमंजस और कई कयास जो है सामने आ रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है इस वक्त? दो पार्टी जब एक साथ आती हैं तो चुनौतियां तो निश्चित तौर पर होती हैं। हमने उनको 62 सीटें दी थी चुनाव में, और हम लोगों ने साझा गठबंधन होगा इस तरह का निर्णय भी दोनों ने मिलकर लिया था। उसके बाद जब कुछ उम्मीदवार उनको नहीं मिले तो उन्होंने कुछ वापस किए, कुछ जगह पे हमने उनको उम्मीदवार दिए। तो ये तो होता है ऐसी परिस्थिति। आखिरी तौर पर उन्होंने कुछ सीटें हमें वापस की। अब उसमें हम लोग क्योंकि कुछ ही समय बाकी था तो कितने उम्मीदवार दे पाए, ये अभी मुझे लगता है कि आज 3 तारीख में पूरा विड्रॉल होने के बाद फाइनल लिस्ट जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक बात है कि पूरी तरह से सामंजस्य रखते हुए हम ये चुनाव आगे बढ़ाएंगे। ऐसी भी खबरें आ रही कि तकरीबन 32 ऐसी सीट निकलकर सामने आई हैं। चूंकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने आपको सीट वापस कर दी, ऐसे में आप कोई उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं और शायद किसी निर्दलीय को या किसी को आपको सपोर्ट करने की स्थिति होगी, क्योंकि फाइट सिर्फ सेना मन से वर्सेस महायुति नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस या वीबीए कहीं पे भी नजर नहीं आता। फिर देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे वो भी उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जो चित्र जिस तरह का स्पष्ट होगा आज शाम को, उसके अनुसार राजनीतिक कदम क्या उठाने हैं इसके बारे में सोचकर हम कल निर्णय लेंगे। क्या वो वजह रही कि वंचित बहुजन आघाड़ी आकलन नहीं कर पाए कि इतनी सीट पर हम शायद लड़ा नहीं सकते, या अच्छा उम्मीदवार नहीं है जिसको इलेक्टोरल मेरिट कहते हैं, उसकी वजह से कैलकुलेशन कहीं गलत हुआ है? अभी उसकी तो मुझे लगता है कि उसका जवाब तो वंचित बहुजन आघाड़ी दे पाएगी कि क्यों, किस तरह की परिस्थितियां हुई थी। लेकिन जहाँ तक बात है कि जब ऐसी चुनौतियाँ आती है और जब दोनों पार्टियाँ एक साथ रहकर चुनाव लड़ने का संकल्प लेती है, एक उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना जब होता है, तो इन सभी चुनौतियों का दोनों के लिए होती है ऐसी चुनौतियाँ, ऐसा हम मानते हैं। और दोनों चुनौतियों के ऊपर खरा उतरना ये दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी है। हम उस तरह से हमने भी हाथ बढ़ाया है, और जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं वो पूरे ताकत से लड़ेंगे, ये निश्चित तौर पर हमारा संकल्प है। अभी अगर आप कहें कि कितनी सीट पे इस वक्त आप लड़ रहे हैं, कितने पे, वो तो कुछ स्थिति स्पष्ट है? देखिए, ये चित्र तो मुझे लगता है कि आज, क्योंकि आज भी कुछ जगह पे विड्रॉल का विषय भी है, तो आज शाम को जब पूर्ण या सूची आ जाएगी हमारे सामने, कौन कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ है, एक्सेप्ट किया है, तो उसके बाद में हम बता पाएंगे। कुछ जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने की भी प्रक्रिया शुरू की, तो ये भी भयंकर है, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। और कुछ जगह पे हमारे उम्मीदवारों के ऊपर दबाव डालने की भी कोशिश की है, तो ये भी बहुत ही गंभीर है। लेकिन ये लोकतंत्र बचाना किस लिए ज़रूरी है, ये इस चुनाव की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है, महायुति की जो भूमिका रही है, इससे साबित होता है। निश्चित तौर पर आज शाम को जितने भी हमारे उम्मीदवार जो भी होंगे, वो सूची जब घोषित होगी तो हम निश्चित तौर पर उन सबके पीछे शक्ति लगाकर जिताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा खासकर बात चल रही है विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की, क्योंकि वो जिस कुलाबा विधानसभा से आते हैं वहाँ पर उनके एक परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आपके जो गठबंधन के लोग हैं शायद वो पहुंच नहीं पाए, उन्हें रोका गया, वो दबाव डाल रहे हैं विड्रॉल के लिए, इस तरह की खबरें सामने आ रही। क्या सचमुच ये स्थिति है? निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर बात है ये। एक तो परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आज इधर चुप बैठे हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ क्या कर रहे थे अध्यक्ष जी, और इतनी देर वहाँ रुक कर क्या कर रहे थे, इसके बारे में चुनाव आयोग ने हमें स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। और उसी विभाग में जब वहाँ थे तो बहुत सारे जो, जैसे हमारे मित्र दल के एक राष्ट्रीय समाज पार्टी है महादेव जानकर जी की, तो उनके उम्मीदवारों को भी वहाँ फॉर्म भरने नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी जो कंप्लेंट आई है, वो निश्चित तौर पर दिखाई देता है कि इसके ऊपर दबाव था चुनाव अधिकारी के ऊपर, और चुनाव आयोग ने अभी इसके बारे में निश्चित अपनी भूमिका क्या, ये राय सबके सामने रखनी आवश्यक है, क्योंकि ये यहाँ पारदर्शिता का माहौल नहीं था, ये निश्चित तौर पर दिखाई देता है।
दूसरा सवाल अब जुड़ा हुआ ये है कि खासकर संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी जय श्री राम का नारा दे रही है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जय महाराष्ट्र या जय भवानी जय शिवाजी का नारा चलेगा। श्री राम का नारा देकर आप मुंबई महापालिका चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, हम चाहेंगे कि इस चुनाव के अंत में जय संविधान सब बोले, क्योंकि संविधान की जीत होना आवश्यक है। जहाँ तक बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी हो, बहुत सारे दल विवाद के मुद्दे ला रहे हैं, मुंबईकरों की समस्या वहाँ दिखाई नहीं दे रही। आज मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव है। उनकी समस्याओं का निराकरण हम किस तरह से करें, इसके बारे में चर्चा होनी आवश्यक है। गड्ढे में गिरकर लोग मरते हैं, पानी हर साल भरता है मुंबई में, मुंबई ठप पड़ जाती है। फुटपाथ का परिस्थिति देखिए, टॉयलेट की परिस्थिति देखिए, महिलाओं को शौचालय नहीं दे पा रहे हो आप, कचरे का मुद्दा है, आज वायु प्रदूषण का मुद्दा है, बीएसटी पूरी तरह से आप निजीकरण कर रहे हो लोग, और लोगों के हाल हो रहे हैं बहुत ही। तो ये जो परिस्थितियाँ, गटर है, गटर की सफाई नहीं होती, डेंगू मलेरिया से लोग मरते हैं, अस्पतालों के खस्ता हाल है। ये जब आप इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे और ऐसे मुद्दे जो इस चुनाव से जुड़े नहीं हैं इसके बारे में चर्चा करें, तो वो अन्याय होता है लोगों के ऊपर। तो यही चाहेंगे हम कि ये मुद्दों के ऊपर चर्चा करें और इस चुनाव का निर्णय मुंबई के भले के लिए होगा। मुंबई सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय शहर कर पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, इसका निर्णय लेने का है। एक श्रेयवाद की लड़ाई हम कोस्टल रोड को लेके भी देख रहे हैं, जहां बीजेपी के नेता कई कहते हैं कि कोस्टल रोड हमने ही बनाया, उनके कार्यकाल में हुआ है, और दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने इसकी पूरी नींव रखी हुई है कोस्टल रोड की। श्रेयवाद दिखाई दे रहा है, असलियत क्या लगती है कांग्रेस को इसमें? ऐसा है कि कोस्टल रोड की संकल्पना ही कांग्रेस पार्टी की थी, लेकिन जहाँ तक बात है, हमारे लिए मुद्दा ये है कि कोस्टल रोड होने के बाद तुरंत ही वहाँ गड्ढे तैयार हो गए, तुरंत ही वहाँ की परिस्थिति कोस्टल रोड की खराब हो गई। यानी भ्रष्टाचार जिसमें हुआ है उसके बारे में कौन चर्चा करेगा। मुंबई महानगर पालिका भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो चुकी है और हजारों करोड़ लुटे जा रहे हैं, और वो जा रहे हैं इसी तरह से गड्ढों में। तो इसके बारे में भी चर्चा होनी आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी को हम कहेंगे कोस्टल रोड का श्रेय लेते हो तो ये जो गड्ढे बने हैं तो आप ही की ये जो है जिम्मेदारी है। दूसरा ये कि नीतीश राणे एक वीडियो ट्वीट करते हैं जिसमें वो एक गाना बजते हुए दिख रहा है। एक वीडियो है जिसमें कोई बच्ची दुकान पे खड़ी गाना बज रहा है कि कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा और बनेगा, और कहते हैं कि हमारे देवा भाऊ जल्दी ही इस पर बुलडोज़र चलाएंगे और ये सब चीज़ें मुंबई में नहीं चल सकती हैं। फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान और इस तरह की बात। देखिए, यही अफसोस की बात है। अब वो भी मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा कि जो गाना भी है वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी टीम ने ही डाला होगा, लेकिन ये विवाद के मुद्दों का मुंबई महानगर पालिका के जो कामों से, चुनाव से क्या संबंध है। लोकसभा में भी उसी तरह से तैयार किया जाता है, विधानसभा में भी वही किया जाता है, महानगर पालिका में भी किया जाता है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये साजिश होती है। हम ये चाहेंगे कि जनता आंखें खोलकर देखे जब आप घर से उतरते हो तो गड्ढों में आपके लोगों की जान जाती है। बीएसटी की खस्ता हाल आपको देखने की आवश्यकता है। आप जब बीमार पड़ते हो तो अस्पतालों में जाना पड़ता है, तो उसके हाल क्या है। डेंगू मलेरिया आपके घर में जो मच्छर आती है वो बीएमसी की देन है, पर आपके पास गंदा पानी आता है वो बीएमसी की देन है। जो गटर में से नाले में से जो बीमारियां बह रही हैं वो भी बीएमसी की देन है। जो मीठी नदी का हमेशा हजारों करोड़ उसमें जाते हैं, आज एसआईटी लगी हुई है, वो भी बीएमसी की देन है। तो आप इन मुद्दों को न छोड़े, इस चुनाव में पकड़ के रखें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।